चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो दिया था इसको 10 मिनट में फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ कन्वर्जन दिया था, उसका भी अगर नहीं बने तो कोई टेंशन मत लेना, बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो टेंशन मत लेना, धीरे से बनेंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसा है कि आपको सारे रिएक्शंस माइंड में रहेंगे ना, तब वो कन्वर्जन बनेंगे। तो आज मैं कन्वर्जन नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बहुत एसेंट टू आंसर तो बनेंगे क्वेश्चन, देखो अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. ये था क्वेश्चन। सानिया बनाए हो क्वेश्चन? पहला क्या हुआ है आपको, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये था फर्स्ट इसका पार्ट, और सेकंड है यही ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है ना, और किसका रिएक्टिविटी पूछा है, SN2 का, ठीक है। अब ध्यान देना, SN2 में क्या होता है, बैक अटैक होता है, दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, और बैक अटैक अच्छे से तब होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। मतलब इस केस में SN2 3 डिग्री में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, और सबसे हाईएस्ट होगा 1 डिग्री एंड मिथिल वाले। SN2 का ये ऑर्डर होता है ना। अगर आपके पास 4 टाइप के हालाइड्स हैं, वन इज मिथिल हालाइड, अनदर वन इज 1 डिग्री हालाइड, 2 डिग्री हालाइड एंड 3 डिग्री हालाइड, तो उस केस में फास्टेस्ट वो मिथिल हालाइड में होगा। अब यहाँ पे मिथिल हालाइड नहीं है, तो 1 डिग्री में उसके बाद, तो ये आपका 1 डिग्री हालाइड है। तो 1 डिग्री हालाइड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन, उसको 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका 2 डिग्री हालाइड है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू अ कार्बन व्हिच इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन्स, तो ये 2 डिग्री हो गया। तो उस हिसाब से ये वाला आपका फास्टर रिएक्शन शो करेगा SN2 में इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ था, एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है ये। अब ये 3 डिग्री हो गया। अगर OH आएगा पीछे से अटैक करने के लिए, तो उसको पीछे बहुत भीड़ भाड़ दिखेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए वो इस पे अटैक नहीं करेगा, पहले रिएक्शन ये दे देगा, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर ये वाला होगा 2 डिग्री, ठीक है। और थर्ड था, दोनों ही 2 डिग्री है ना, थर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही 2 डिग्री है ना, दोनों 2 डिग्री है ना, नहीं नहीं, दोनों ही 1 डिग्री है, सॉरी, हाँ क्वेश्चन तो है ना आप लोग के पास, हाँ दोनों ही 1 डिग्री है, ठीक है। बट मिथिल ग्रुप का फर्क है, एक का मिथिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा है, और दूसरे का मिथिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो यहाँ ज्यादा भीड़ होगी, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये वाला स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा शो कर रहा होगा, दिस विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। बनाइए चारों, अभी बनाया पक्का, कहाँ बनाया, तो हर बार पीछे छोड़ के बोलते हैं बनाया बनाया बनाया, तो भरोसा कर लेता हूँ, आज भरोसा उठ गया मेरा। ठीक है, चारों क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा हाँ, SN2 में हम ये देखते हैं, क्योंकि SN2 क्या होता है ना, अगर मैं मिथिल ग्रुप लेता हूँ, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं SN2, वापस से ध्यान देना, ये आपका मिथिल ग्रुप है, दिस इज ब्रोमोमिथेन, क्या है ये, ब्रोमोमिथेन या मिथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोमिथेन या मिथिल ब्रोमाइड, है ना। जब OH इसको अटैक करेगा ना 1 डिग्री वाले को, तो वो पीछे से अटैक करता है, मतलब कि एक ही समय पे Br हटेगा और OH जुड़ेगा, ऐड होगा, दोनों एक साथ होगा। तो ये OH तभी पीछे से आ सकता है जब पीछे भीड़ भाड़ कम हो। यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा क्या है इसके पीछे वाले में, यहाँ ये सब मिथिल है, पूरा H लगा होगा, इधर भी H होगा, लाइक दिस। अभी बेचारा कहां से घुसेगा, समझ रहे हो, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ ज्यादा है, the OH will feel difficult to attack this carbon, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आराम से यहाँ पे अटैक कर सकते, सॉरी
यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है 2 डिग्री में, ज्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ बहुत भीड़ है। अब इस तरफ क्या है, दोनों ही 1 डिग्री है, बट ये वाला जो मिथिल ग्रुप है ये थोड़ा दूर है इस वाले कार्बन से। अटैक तो वही कार्बन में होगा जहां पे आपका हैलोजन लगा हुआ है, समझ रहे हैं? अटैक उसी कार्बन में होगा जहां पे हैलोजन लगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना। हमने पढ़ा है बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, सी बॉन्ड एक्स में ये आपका पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यही आके अटैक करेगा, दिस विल बी द अटैकिंग साइड, समझ रहे हैं? वो कोई और कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, वरना आप लोगों ने सर ये तो कार्बन तो अकेले खाली पड़े हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आएगा। उसको जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी वो वहां जाएगा। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियस लवर, अ पॉजिटिव चार्ज लवर, उसको यहाँ जा रहा है, समझ रहे हैं आपका? इसलिए ये वाले रिएक्शंस ना मिथिल वाले में सबसे फास्टेस्ट होंगे, क्योंकि मिथिल में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। फिर 1 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में तो लगभग होंगे। ये रिएक्शन 3 डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, वो SN1 के ऊपर था ना। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसका क्या मतलब है, ये एक कार्बन है जिसमें क्लोरीन लगा है और बाकी जगह पे मिथिल 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 क्या है, ये लाइन डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम, जहां पे हर एक टर्मिनल का मतलब है एक एक कार्बन, समझ रहे हैं? ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। और इसी में दूसरा दिया हुआ है ये ना W, और यहाँ C है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये आपका क्लोरीन बीच में लगा हुआ है। ये एक 2 डिग्री हालाइट है और ये एक 3 डिग्री हालाइट है, टर्शियरी हालाइट। क्या समझ में आ रहा है? Chlorine is attached to a carbon which is attached to 3 other carbons. Chlorine is attached to a carbon which is attached to 2 other carbon. Secondary या 2 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से SN1 में क्या होता है, SN1 में सबसे पहले आपका जो भी हालाइट है वो बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में ऑर्डर 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है, मोर स्टेबल। तो इसलिए सबसे पहले 3 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा। तो हियर दिस विल बी द प्रोसेस, समझ में आ रहा है? यहाँ पे उल्टा ऑर्डर होता है। SN2 में जो हमने ऑर्डर देखा ना, उसका ऑपोजिट ऑर्डर होता है SN1 में। उस हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पेयर क्या बोल रहा है, सेकंड वाले का फर्स्ट होगा, हाँ, क्योंकि सेकंड वाले में फर्स्ट जो दिया हुआ है ना वो 2 डिग्री हालाइट है, और जो सेकंड दिया हुआ है वो 1 डिग्री हालाइट। दिस इज अ 1 डिग्री हालाइट, दिस इज अ 2 डिग्री हालाइट। तो 2 डिग्री विल गिव अ फास्टर रिएक्शन देन 1 डिग्री, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन जब बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन दिस। तो इसलिए पहले ये बनाने का अपना कार्बोकैटायन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा लेट बनाएगा तो ये रिएक्शन करके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेप्ट वाला जो पहले कुछ क्वेश्चन दिया था ना, उसमें कुछ जो छूटे हुए थे ना, उसमें पांचवा भी नहीं बनेगा, पांचवा नहीं बनेगा, वो जब ईथर पढ़ाऊंगा ना तब बनेगा, वो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है, वो अभी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि व्हाट विल हैपन व्हेन, और 4-5 सेंटेंस थे ना उसमें, है ना, कुछ क्वेश्चन था एक, है ना, वो अच्छा क्वेश्चन था, वो बने सारे, सब इजी थे क्वेश्चन, तो सारे बने सारे। समृद्धि कुछ नहीं बनाया, क्यों? कौन से शुरू वाले और बाद वाले क्यों नहीं बनाए? बनाया भाई, मैं इतना मेहनत करके स्क्रीनशॉट ले लेके हर दिन डालता हूँ, भूल ना जाऊँ करके, आपको बनाते नहीं। क्या मतलब फिर क्वेश्चन डालने का? एक्सरसाइज खत्म हो जाए, आपको पता नहीं चला एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। फिर 2-3 क्वेश्चन बचे हैं पूरे एक्सरसाइज में, 22 क्वेश्चन थे, 2-2 3-3 हर दिन करते करते चलेंगे, 6 दिन में खत्म होगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे छोड़ दोगे ना तो एक दिन लेके बैठो, एक्सरसाइज खत्म नहीं होने वाली। साथ साथ टॉपिक के मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन डालते जा रहा हूँ कि करते रहो तो आप लोग की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ, पहला क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। इंपॉर्टेंट किए थे अल्कोहलिक KOH वाला क्लास, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। अल्कोहलिक KOH का N-butyl chloride का मतलब क्या है,
स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है और आखिरी कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। एन सॉरी पढ़ा ना तो ब्रोमो याद आ गया। तो ठीक है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, या इसको इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन एन अपन कॉमन नेम में लगाते हैं। एन इज नॉट यूज्ड इन आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो ये आपका नाम क्या हो गया? क्लोरो ब्यूटेन। अब इसके साथ हमें क्या करना है? अल्कोहलिक KOH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। एक ही बीटा कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेक्सेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे हमें, है ना। सेक्सेफ तब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। तो यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, यू विल गेट ब्यूट 1ene, प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूट 1ene। तो पढ़े हैं ब्यूट 1ene, अरे पढ़े हैं तो नोट्स लिखा है, ठीक है, याद नहीं है। ये क्या बनेगा? ब्यूट 1। यहाँ का Cl और यहाँ का H रिमूव होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या था इसी का? ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। RMgX बोलते हैं ना अपन, RMgX। तो जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा अल्किल ग्रुप हो, अगर इसकी जगह एरिल ग्रुप भी है, बेंजीन ग्रुप भी है, तो उसको भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बोलेंगे, समझ रहे? तो वही बनेगा बेंजीन Mg और X। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। बनाया क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, नहीं बन गया ना? हाँ, अल्कोहल बनेगा। क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन एक्चुअली यहाँ पर नहीं पढ़े अभी, एरोरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं, पर ठीक है, ये Cl हट के OH लगेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद है इथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये रहा आपका इथिल क्लोराइड, ठीक है, और एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अल्कोहलिक KOH पीछे देखे, वहां डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ, एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। समझ रहे? कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा? SN1 की SN2? SN1 क्यों? 1 देखो, ये 1 डिग्री हालाइट, तो SN2 पहले होगा ना इसमें। SN1 में तो आप देखते हैं कि हाँ 3 डिग्री हालाइट होना चाहिए, ये तो 1 डिग्री हालाइट है। ठीक है, तो SN बाकी प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, बट हमें अगर कोई मैकेनिज्म पूछे कि बताइए इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा SN1 की SN2, हमको पता होना चाहिए कि इसमें SN2 यूज होगा। ये प्राइमरी हालाइट है। प्राइमरी हालाइट में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, OH कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना हो वीडियो देखो। ठीक है, क्लियर है? तो बस वही Cl की जगह OH ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वुड्स रिएक्शन है, ऐसा समझ में आना चाहिए। ये क्लिक करेगा ना तब मजा आएगा पढ़ने में। क्या है ये? तो वो है ईथर वाला, ड्राई सोडियम वाला वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? जो भी हमारा मिथिल क्लोराइड या जो भी हमारा हालाइड है, उसके हैलोजन हटाते थे और दोनों अल्किल ग्रुप को अटैच करते थे। इसका एक नाम और है, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज कपलिंग। कपलिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले दोनों आर अलग अलग अकेले थे, ये एक RX प्लस Na और ये दूसरा RX। ठीक है, Na X और X के साथ मिलके 2NaX बना लेगा, और ये जो R और R बच गए ना, ये अपना आपस में कपल बना लेंगे, इसलिए इसका नाम कपलिंग रिएक्शन की है, वुड्स कपलिंग रिएक्शन। समझ गए? ये भी पढ़ लो। ठीक है, ओके। और लास्ट है मिथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो Cl लग जाएगा बस। ये भी आपका वही है, हाँ, मतलब ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और वो भी SN2 ही होगा, क्योंकि मिथिल है, मिथिल वाला फास्टेस्ट SN2 ही देगा। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट अब हो गया ये अपना वो कन्वर्जन। अभी छोड़ दो, कन्वर्जन में चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक क्लास अपन लेंगे, इसमें बच्चे के क्वेश्चंस कर लेंगे कंप्लीट, तो कन्वर्जन में उसमें समय डिस्कस करूंगा। बट बीच बीच में ट्राई करते रहो कन्वर्जन को भी, है ना, बन जाए तो अच्छी बात है। कोई नए रिएक्शन वाला कन्वर्जन नहीं दिया हूं आपको, जितने भी कन्वर्जन है ना वो सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं।
वो छाट छाट के ही दिया था कि हाँ ये बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, आगे बढ़ते हैं। सानिया आवाज आ रही है मेरी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। हेलो सानिया, am I audible? यस सर, आ रही है। Okay. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, तो पहला लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो मैंने बोला था ना कि हर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी फिक्स्ड है। वो कोई भी वो सिंपल बेंजीन क्यों ना हो, वो बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी शो करेगा। जो आप लोगों ने क्लास 11 में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सब पढ़ा होगा, जिसमें बेंजीन में ये सारे चीजें ऐड होती थी। मतलब ये मेरा बेंजीन है, अगर दिस इज बेंजीन C6H6, तो इसके तरह तरह के रिएक्शंस हैं। हैलोजिनेशन, जिसमें आपके बेंजीन रिंग में एक हैलोजन ऐड हो जाएगा। सल्फोनेशन, जिसमें आपके बेंजीन रिंग में एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा, SO3H is a sulfonic acid group which is derived from sulfuric acid। H2SO4 होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसी में से ये आया है HSO3 या SO3H। ठीक है, एक होता है नाइट्रेशन। ठीक है, इससे आपका बनता है नाइट्रोबेंजीन। एक होता है अल्काइलेशन, इससे बनता है टोलुइन अल्किल ग्रुप। कोई सा भी अल्किल ग्रुप ऐड हो सकता है। अगर आप इथिल लगाओगे तो इथिल आ जाएगा, यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अल्काइलेशन। कोई भी ऐसे प्रोसेस का मतलब उसका एडिशन होता है। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, और एक पांचवा पढ़ते थे एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब ये ग्रुप होता है CH3CO को हम एसिल ग्रुप बोलते हैं, ACYL एसिल। ठीक है, तो ये चीज आपके बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगी। CO कीटोन, क्या बन गया ये? कीटोन। समझ में आ रहा है? ये पांचों रिएक्शन समझ रहे हो आप लोग? ये तो मैंने बेंजीन के साथ किया है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन भी देगा और इसके डेरिवेटिव्स भी देंगे। डेरिवेटिव्स मतलब जो बेंजीन से ही बने हैं, जिनका पेरेंट बेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन का पेरेंट बेंजीन ही है ना। क्लोरोबेंजीन का पेरेंट कौन है? बेंजीन। फिनॉल का पेरेंट कौन है? बेंजीन। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है। एनिलीन, बेंजीन रिंग में NH2 लगा है। पढ़े थे अपन सैंडमेयर रिएक्शन में, बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन बोलते हैं उसको, वो भी आपके बेंजीन का ही बच्चा है। समझ रहे हैं? मतलब ये सारे आपके बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। है क्लियर? हमने हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं, बट नॉट सो मच ऑफ दैट रिएक्टिविटी। मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिविटी के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे न्यूक्लियोफिलिक्स का भी। रीजन हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट पहले अपन इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई प्योर बेंजीन की।
बट हमें यहाँ बेंजीन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, हैलोअरीन्स की। तो वो भी इन्हीं के जैसे सब प्रोसेस शो करेंगे, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे बेंजीन की जगह पहले से क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या रहेगा, एक क्लोरीन लगा होगा, ठीक है। अब क्लोरीन बीइंग अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, राइट। हाँ हाँ, बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बट यहाँ वो उल्टा काम करता है, हमारे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ये लोन पेयर को वो बेंजीन रिंग में घुमाता है, रेजोनेंस। एक्चुअली 2 चीजें होती है, एक इंडक्टिव इफेक्ट भी है जिसके कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 होते हैं, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई मतलब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माइनस आई मतलब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खींच रहा है, तब तो इसको नेगेटिव मिलेगा ना। अगर क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचता तो क्लोरीन को नेगेटिव साइन मिलता, दैट इज व्हाई इसके इफेक्ट को अपन आई नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। एक और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों चीजें हुई। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्लोरीन पहले से लगा हुआ है ना, आप पे बेंजीन रिंग में ये प्रॉपर्टी तो होती है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ आ सकता है और ये आ सकता है, इसको अपन कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, राइट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आता है ना, तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास बॉन्ड कम हो जाती है, कम होगी ना बॉन्ड, ये तो यहाँ पे आ गया, बट ये कार्बन तो अब सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, इसकी डबल बॉन्ड तो हट गई, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना यहाँ आ जाता है, समझ रहे हैं। ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। क्लोरीन, मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट शोज माइनस आई इफेक्ट, तो उसके बावजूद भी क्लोरीन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, ये अपने विपरीत काम कर रहा है ना, अपने ऑपोजिट बिहेवियर से काम कर रहा है। इट शुड टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, एक्चुअली इट शुड टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, पर वो देख रहा है कि बेंजीन रिंग तो खुद बेचारा इलेक्ट्रॉन के लिए तरस रहा है ना, ये कार्बन खुद बेचारा रो रहा है, तो वो कैसे ले ले इससे ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता, समझ रहे हैं। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं, जैसे मैंने आप लोग को OH वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, वैसी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके क्लोरीन के भी बनेंगे। कैसे, एक एक करके अब ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाओगे आपको, है ना, इस समय तो नहीं बनाए थे बट अभी इस बार बनाएंगे। तो ये आपका पहला क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये बॉन्ड को यहाँ शो करेंगे, ऐसे उठ के आएगी, और उसी समय ये वाला पेयर यहाँ आ जाएगा, ऐसा पहला अपन ऐसा शो करेंगे। ये दोनों आया समझ में आ रहा है सबको, ये बेंजीन की खुद की प्रॉपर्टी है इसलिए ऐसा होता है, और उसको बचाने के लिए क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो अपना स्ट्रक्चर क्या बना, ये डबल हेडेड एरो यूज करते हैं ना अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब क्या होगा, Cl के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों बॉन्ड्स अभी एज इट इज, इसको कुछ नहीं कराना है, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा, घूमेगा ना, उसका काम तो घूमना है, वो तो घूमेगा, वो घूमने निकला है, ठीक है। बट उसके कारण बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाया ना, तो ये वाला कार्बन अब अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वाली बॉन्ड जंप करके यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हैं। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, और जहां कार्बन की 5वीं बॉन्ड बनती हुई नजर आई, वो अपने आप यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये तो ऐसे कैसे, अब इसको भी कुछ नहीं करना है, जो है जो है वैसे ही लेते हैं, राइट। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ चुका है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन के यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये बॉन्ड अभी अपने कुछ नहीं किया, क्लियर है। इससे ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया ना, ये तो घूमने ही निकला है, ये यहाँ आएगा, और उसके कारण फिर ये जंप करके इधर चला जाएगा, राइट। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये अभी तक कैसे ही रहेगा, यहाँ आ गया है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड तो एज इट इज है, और ये वाली बॉन्ड यहाँ आ गई, ठीक है। लास्ट
अगेन ये जंप करके यहाँ आएगा, ये वापस अपने पुराने पोजीशन पे चला जाएगा जहां से आया। इस तरीके से हमारा लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ Cl वापस हो गया ऐसा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये बॉन्ड खिसक के यहाँ आ गई, ये खिसक के यहाँ आ गई और ये खिसक के यहाँ चली गई। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो नेगेटिव चार्जेस किन किन पोजीशंस पे हैं। अगर आप पांचों स्ट्रक्चर को देखोगे ना ध्यान से, तो नेगेटिव चार्जेस आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं। एक आपको ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या है, ये ऑर्थो है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये पैरा है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये दिख रहा है। तीन जगह पे नेगेटिव चार्जेस हमें दिख रहे हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा वो तो यही तीन जगह जाना पसंद करेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज लवर है। और नेगेटिव चार्ज लवर मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होना चाहिए। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो बिकॉज ऑफ द क्लोरीन, बेंजीन रिंग में जो क्लोरीन था ना, उसके कारण आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जाना पसंद करेगा। दैट इज व्हाई क्लोरीन इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्लियर है? अब जितने भी हमने यहाँ पे पांचों रिएक्शन लिखे हैं ना, बस ये सारे रिएक्शन क्लोरीन वाले के साथ होंगे और बनने वाला कंपाउंड दो टाइप का बनेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। एक ऑर्थो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप यहाँ आएगा ऑर्थो में, यहाँ तो क्लोरीन लगा रहेगा, ये पोजीशन में तो क्लोरीन आएगा ना सब में। क्या बोलते हैं, हम क्लोरोबेंजीन पढ़ने वाले हैं अभी, तो सब में ये वाली पोजीशन तो क्लोरीन लेके बैठेगा। तो अब उनके पास क्या पोजीशन बच गई है, ऑर्थो या पैरा। तो दोनों दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, जिसमें हमने पढ़ा है कि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज वो दूर है। पैरा यहाँ पे है ना, एक क्लोरीन पहले से यहाँ लगा रहेगा, पैरा वाला यहाँ आएगा, दूर रहेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा, रिपल्शन भी नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मेजॉरिटी प्रोडक्ट पैरा वाले बनेंगे। समझ में आ रहा है? इसको लिख लेते हैं, ये वाला डायग्राम आपको बनाएंगे रेजोनेंस वाला, पर पहले एक लाइन लिखो फिर बनाना। Haloarenes undergo haloarenes undergo electrophilic reaction of the benzene ring of the benzene ring. So stop. Halogen atom besides being slightly deactivating इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों टाइप के इफेक्ट हैं। इट कैन withdraw electron also, it can donate also. Donate क्यों कर रहा है, because of resonance. Withdraw क्यों कर रहा है, because of inductive effect, more electronegative ion. तो इससे थोड़ा सा deactivating group बोल रहे हैं, लेकिन वो दोनों तरीके से मतलब दोनों काम कर रहा है ना। वो एक कोई काम डेडिकेटेड तरीके से नहीं कर रहा है कि सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ, जैसे मिथिल ग्रुप हो गया। अगर टॉलुइन की बात करूं तो मिथिल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो डोनेट ही करेगा। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा, उनका ये काम फिक्स है। ऐसा नहीं कि इसमें लगे हैं तो वो डोनेट कर रहे हैं, अदरवाइज वो विड्रॉ करते हैं। जैसे क्लोरीन इसमें लगा इसलिए वो डोनेट भी कर रहा है, अदरवाइज वो कोई और रहता तो वो विड्रॉ ही करता, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हैं? ओके। Besides being slightly deactivating is O, P, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। O, P डायरेक्टिव, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है? ऑर्थो एंड पैरा को अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं। O, P डायरेक्टिंग, फुल स्टॉप। The
directive influence, the directive influence, the directive influence, the directive influence can be understood with the help of following resonating structures. The directive influence can be understood. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मतलब इसका क्या मतलब हुआ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का कि क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा में क्यों फेंक रहा है, उसका रीजन है ये कि हमको वहां नेगेटिव साइन दिख रही है और वहां नेगेटिव साइन है तो वहां ही इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा, राइट. So the directive influence of halogen atom can be easily understood by following resonating structures. By following resonating structures. ठीक है, ये पांचों स्ट्रक्चर बना लो. एरो डबल हेडेड एरोज ही देना ना. जैसे एग्जाम में लोग को 1 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि रेजोनेटिंग से रेजोनेट करने के बाद इनसे क्या होगा. हम हमको बेसिक स्ट्रक्चर और एंड स्ट्रक्चर बनाने में मुझे बताओ तो उन दोनों के बीच में डबल हेडेड एरो डालना पड़ेगा कि इक्वल कर देंगे. आप भी हाइब्रिड बनाने चाह रहा था तो इक्वल साइन करना, वो भी इक्वल भी नहीं ऐसा लगाते हैं इस टाइप का. हाँ, ये इसको ये बना दी मतलब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. हाँ वो ऐसे करके. हाँ ये पांचों स्ट्रक्चर बना लो क्योंकि इससे ही हमको समझ में आ रहा है ना कि नेगेटिव चार्जेस आर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसका भी ऐसे ही बनेगा, बस Cl की जगह OH है, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेंगे. और फिनॉल भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब OH भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन. हाँ वो मैं बना चुका था, उस समय आप लोग नहीं बनाए थे. रटना नहीं स्ट्रक्चर को ना, लो फ्लो में बनेगा पूरा स्ट्रक्चर, बस इलेक्ट्रॉन घुमाते रहेंगे. ठीक है, तो अब एक एक करके पांचों रिएक्शन देख लेते हैं. हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसिडेशन. तो पहला लिखना फर्स्ट हेलोजिनेशन, ए डाल के लिख लो हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन ठीक है, इसमें हाइफन डाल के एक लाइन लिखना. ये डायरेक्टली रिएक्शन ही लिख लेते हैं मतलब. ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, इसी की प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं हेलो रिंग्स की. ठीक है, प्लस अगर मैं क्लोरीन ही लेता हूँ, बस याद रखना जैसे हमने वो रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लिया था डिवाइस एसिड, क्योंकि वही इलेक्ट्रोफाइल कैरियर होता है, वही इसमें से इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाएगा इसके पास. तो एनहाइड्रस AlCl3 डिवाइस एसिड, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्लोरो, मतलब ये डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा. ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरीन तो है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, और एक यहाँ आ जाएगा
बना लो दोनों। मॉइस्चर से बचाने के लिए देंगे एक्चुअली, वो अपना जो काम करेगा ना उसको इसको कैरी करके लेके जाना। हाँ ये तो रिएक्ट करता है, तो बस इसको कैरी करना है, मतलब ये आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनहाइड्रस, सूखा हुआ एनहाइड्रस। वाटर भी तो अपने आप में एसिड बेस होता है ना, वाटर भी एम्फोट्रिक है ना। आप लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट पढ़ा होगा ना इक्विलिब्रियम में, तो वाटर भी एसिड बेस की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ रिएक्ट कर सकता है वो AlCH3 के साथ, ठीक है। इसमें चाहो तो इसमें नीचे लिखा है ना, दिस इज मेजर, मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा और ये भी बनेगा बट माइनर क्वांटिटी में, माइनर। IUPAC इनके 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। सेकेंड लिखना नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ये सेम रिएक्शन होने वाला है, बस नाइट्रो ग्रुप लगेगा। तो क्लोरोबेंजीन बना लो, क्लोरोबेंजीन बना लो। अब ये नाइट्रो ग्रुप आएगा नाइट्रिक एसिड से, जैसे मैंने आपको बताया सल्फोनिक एसिड ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, वैसे नाइट्रो ग्रुप आपका नाइट्रिक एसिड से आएगा। और उसके लिए कैटलिस्ट अपन H2SO4 लेते हैं, तो लिखना क्लोरोबेंजीन, सीधा एरो में लिख दो HNO3 नाइट्रिक एसिड H2SO4, नहीं हटेगा तो रहेगा ना अपनी जगह पे, और सिर्फ उसको डायरेक्ट कर रहा है। Cl का काम ना सिर्फ डायरेक्टिंग है, वो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को यहाँ और यहाँ डायरेक्ट करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, एक तो ऑर्थो वाला, हाँ वैसा हो जाएगा, वो जनरल होगा ना, ये जनरल तो नहीं, ये तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, प्रॉपर एक क्लोरोबेंजीन के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये जनरल रिएक्शन नहीं होगा। जनरल रिएक्शन तब होता है जब अपन अल्किल की जगह R लिख देते हैं, हाइड्रोजन की जगह X लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बनेगा, बन गया। बना लो, बनाऊ, हो जाएगा ना। क्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा, एक बार नाइट्रो यहाँ लगाना, एक नाइट्रो यहाँ लगाना, ठीक है। उससे ये वाला मेजर हो जाएगा नाइट्रो का। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 क्लोरो पहले आएगा, ठीक है, एंड 4 नाइट्रो बेंजीन, क्लियर है। हो गया। थर्ड लिखो सल्फोनेशन, जल्दी, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन सेम चीज, हाँ SO3H जुड़ जाएगा दोनों जगह पे। एरो में ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना, क्लोरोबेंजीन बना लो, एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बस सल्फर नहीं, सल्फोनिक ग्रुप SO3H, SO3H हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है ना, आपका सल्फ्यूरिक एसिड तो वो होता है ड्राइंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ड्राइंग एजेंट भी होता है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग तो डिहाइड्रेशन बोलना, हाइड्रेट क्यों बोलना। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई ड्राइंग एजेंट है, मतलब वो सामने वाले को ड्राई करेगा, ड्राई करना मतलब पानी हटाना, तो डिहाइड्रेशन हुआ ना। हाँ, पानी एब्जॉर्ब कर देगा, पानी को रिमूव कर देगा, उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। बोलते हैं ना डिहाइड्रेट हो रहे हैं कि गर्मी हो गई है ना, पसीना पसीना हो रहा है, पानी पीना चाहिए वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। तो वहां पे आपके क्लोरोबेंजीन को डिहाइड्रेट करने आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे पानी रिमूव हो रहा है आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है पानी कैसे रिमूव हो रहा है। H2SO4 का एक H गायब है, SO4 में एक O गायब है, और जहां वो अटैच होगा उसके H को भी बाहर करेगा, हो गया ना H2O पे। हम बना नहीं रहे बाई प्रोडक्ट प्लस H2O नहीं लिख रहे हैं,
बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। इसमें मेजर वाला सेम रहेगा। नहीं वैसे ही, हाँ मतलब सेम, मतलब वही पैरा वाला मेजर और दूसरा वाला माइनर। ठीक है, समझ में आ रहा ना, पानी रिमूव कर देना बस, तो जो बचेगा वो आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा। क्लियर है? फोर्थ, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये 11th में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ गए हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FRIEDEL, फ्रिडल-क्राफ्ट CRAFTS, क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें दोनों लिखा था ना, मैं अल्काइलेशन भी लिखा था और एसिलेशन भी लिखा था। तो पहले अल्काइलेशन करते हैं। अल्काइलेशन के लिए क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन तो बना लो फटाफट, क्लोरोबेंजीन तो बनाओ जल्दी, बना लोगे, बनाओ, यहाँ पे हो जाएगा ना, आप क्लोरोबेंजीन बनाए। अब CH3 लाना है ना, तो CH3 कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो ले लो मिथिल क्लोराइड प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl, समझ रहे हैं क्या? यहां से आपका Cl और CH3 अलग होगा, CH3 आपके बेंजीन में अटैच हो जाएगा, हो गया अल्काइलेशन, और Cl हट जाएगा। तो अब इसमें एरो में अगेन Cl वाला पार्ट है ना, अगेन आपको अनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा, जैसे अपन फर्स्ट वाले में लिए थे, हेलोजिनेशन में लिए थे ना अनहाइड्रस AlCl3। तो ये अल्काइलेशन और एसिलेशन भी एक लेवाइस एसिड के प्रेजेंस में ही होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो अगेन मिथिल ग्रुप लगा दो ऑर्थो में और पैरा में, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, ये दो बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन। क्लियर है? क्लोरीन नहीं करते हो क्या? क्लोरीन अब बचेगा, अपन बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहे। डन, अगला इसी में HCl बचेगा, और वो भी तो जाके कहीं ना कहीं अटैच हो गई ना, HCl बचेगा। बट अगर अपन टॉलुइन को ज्यादा लेते हैं क्वांटिटी में, तो उसके, सॉरी टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन को ज्यादा लेते हैं, तो उस केस में वो सारे आपके अटैचमेंट, हाँ Cl बचेगा। Cl ऐसे अकेले नहीं रहेगा ना, या तो फिर वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रहेगा, या तो वो H के साथ मिलके HCl बन जाएगा। अगर आपको अगर बाई प्रोडक्ट लिखना है तो HCl लिख सकते हैं, यहाँ से रिमूव होगा ना, ये मिथिल जहां अटैच हो रहा है वहां से H निकलेगा, ठीक है, तो HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, चलो इसी में एसिलेशन लिखेंगे, फ्रिडल-क्राफ्ट में ही। फिर बना लो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बना लो, बना ली। अब एसिल ग्रुप क्या होता है, CH3CO, है ना, CH3CO होता है, ये आएगा कहां से, CH3COCl से, बना लो CH3COCl, इसको क्या बोलते हैं, एसिल क्लोराइड, CH3COCl, CH3COCl, एसिल क्लोराइड। ये एक्चुअली एसिड से ही बनता है, देखना एक बार, यहां ध्यान देना, इसको सब जानते हैं क्या होता है, एसिडिक एसिड ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ही बच्चा है ये। कैसे, OH हटता है और Cl लगता है। आप लोग एस्टर पढ़े, एस्टर सुने हैं ना, RCOOR, आपका एसिड क्या होता है, RCOOH। एस्टर बनता है, कैसे बनता है याद है, एस्टर एसिड और अल्कोहल लेते हैं अपन, एसिड और अल्कोहल दोनों के मिक्सचर से आपका एस्टर बनता है। तो एस्टर भी इसी से बना है, देखो कैसे, इतना पार्ट तो सब में है ना, देख रहे हो, बस ये R की जगह CH3 ले लिया हूं मैं, बाकी वही चीज तो है, RCO 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 सब में है। बस इसी का OH रिप्लेस करेगा Cl से, तो आपको ये मिल जाएगा, इसका OH रिप्लेस करेगा OR से, तो आपको एस्टर मिल जाएगा। हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 3-4 डेरिवेटिव होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। हाँ हाँ, पर वो इससे ही बनता है, ठीक है, क्लियर है। ये इसके डेरिवेटिव्स है, एस्टर हो गया, एक एसिल क्लोराइड हो गया, एक एसिड अनहाइड्राइड होता है, बताओ क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, दो मॉलिक्यूल लिया मैंने, दोनों एसिडिक एसिड है। मैंने नाम क्या बताया, एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो फिर एनहाइड्राइड बढ़ा है, एनहाइड्राइड मतलब पानी नहीं है, सूखा है, ड्राई है, तो यहां से पानी हटा दो, दोनों का मिला के क्या बच गया, दोनों को जोड़ दो, CH3CO ऊपर भी है, CH3CO ऊपर भी,
और दोनों के बीच का लिंक क्या है, एक बचा हुआ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ रहे हैं? तो ये भी आपके इसी से डिराइव हुआ है। तो मैं ये बताने का कारण क्या है कि ये कहां से आया है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। समझ रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो यहां से मुझे वही वापस Cl हटाना है, फिर एल्डिहाइड एसिड लूंगा मैं, एरो में लिख दो एनहाइड्रस AlCl3, Cl हट जाएगा और ये CH3CO ग्रुप आपके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जो बनाया उसका नाम क्या होगा, एक तो वो कीटोन है, क्या है वो, कीटोन। कीटोन समझते हैं, सी डबल बॉन्ड O, एक R ग्रुप यहाँ, एक R यहाँ, इसको बोलते हैं कीटोन। समझ रहे, कीटोन, कार्बन यहाँ है, R R और O ऊपर, ये कीटोन होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, वहां पे एक R की जगह एक H रहता है, ये होता है आपका एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। समझ रहे हैं? बस यही आप समझ लो कि इस R की जगह ना एक बेंजीन ग्रुप आ गया है, बाकी तो सब चीजें वही है। देखो CH3CO है आपके वहां पे, और यहाँ पे R की जगह एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। प्रोडक्ट ये बन रहा है क्या, देखो यहाँ तो क्लोरीन लगा हुआ था और यहाँ पे CO। आप अगर ऐसा लिखे हो, मतलब आपने अगर अटैचमेंट ऐसा किया है CH3CO, तो ये गलत होता है, ये लिखने का गलत तरीका। क्योंकि अटैचमेंट तो ये कार्बन से हो रहा है बेंजीन ग्रुप में, ना कि इस कार्बन से। समझ रहे हो? ये कार्बन को अटैचमेंट करेगा तो पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। समझ रहे हो? तो अटैचमेंट इधर से होगा, इधर से ऐसा, तो ऐसा लिखना सही है। अब भले ऊपर एक्सिस C डबल बॉन्ड नहीं बना रहे तो भी चलेगा, पर लिखना तो ऐसे COCH3 ऐसे अटैच करना। इससे आप समझ में आएगा कि हाँ, आप जानते हैं कि अटैचमेंट किससे हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखना, सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल्स। अभी पढ़े थे प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल्स, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए थे और दूसरा वुड्स रिएक्शन, याद आ रहा है? कहां पढ़े थे? हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी में हमने रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा था, यहाँ भी रिएक्शन विथ मेटल है ना। वुड्स रिएक्शन याद करोगे जल्दी से, क्या था वुड्स रिएक्शन? Mg कहां से आ गया? तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का कोई काम नहीं है वुड्स रिएक्शन में। Rx प्लस 2Na प्लस Rx, ये दोनों हट जाएंगे और R R का कपलिंग हो जाएगा। ये R कैसा भी हो, जैसे मुझसे एक दिन ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें R ऐसा था, ध्यान देना ये रिएक्शन में ना। ध्यान देना इसका वुड्स रिएक्शन कैसे होने वाला है। ये दोनों मिलके 2Na निकल जाएगा बाहर। अब इन दोनों को ऐसे ही जोड़ना है जैसे ये है, समझ रहे हो ना? कैसे ये कार्बन आपका आइसो ग्रुप है ना, वैसे ये भी आइसो ग्रुप है, तो दोनों ऐसे ही अटैच होंगे। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 कार्बन यहाँ बीच वाले कार्बन में ये स्ट्रक्चर प्लस ये भी एज इट इज जुड़ेगा, तो आपका कंपाउंड ये बनेगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन याद है ना सबको, हम वहां पे अल्किल अल्किल का कपलिंग करते थे और जो एल्केन बनता था वो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम का होता था। इफ यू आर टेकिंग ब्यूटिल हालाइड यू विल गेट ऑक्टेन। क्या मिलेगा? ऑक्टेन। एक क्वेश्चन था जो कन्वर्जन में ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का था, वो तो बनना चाहिए था, वो एक स्टेप में बनता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? याद आ गया। लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन था 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन बना। यहाँ तक पहुंचा था तो नहीं, तो देखना चाहिए ना 9th क्वेश्चन क्या है। 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन बना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से n ऑक्टेन। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ब्यूटेन से ऑक्टेन मतलब 4 से 8 कार्बन हो गए। ये एक ही मेथड कर सकता है, वो है वुड्स, और कोई कार्बन को डबल नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना, है ना? तो यहाँ पे आपका प्लस 2Na रहता, यही फिर से बना दो उल्टा करके, 2NaCl बाहर कर दो, 4 कार्बन और वो 4 कार्बन को जोड़ दो तो n ऑक्टेन बन जाएगा।
हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। कपलिंग होती है, आए थे सिंगल सिंगल, रिएक्शन के बाद कपल बन गए, ठीक है। तो अब इसमें भी हम दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग, देखो वुड्स फिटिंग, WURTZFITTIG, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, FITTIG, फिटिंग, फिटिंग नहीं है ना, फिटिंग नहीं है, फिटिंग, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है एक लाइन का, a mixture of an alkyl halide, a mixture of an alkyl halide, a mixture of an alkyl halide and aryl halide, a mixture of alkyl halide and aryl halide, mixture of alkyl halide and aryl halide gives an alkyl arene, gives an alkyl arene, gives an alkyl arene, when alkyl arene, मतलब एरीन और एल्किल जुड़ जाएंगे, कपलिंग यहां पे भी होगी, वुड्स है तो मतलब कपल यहां भी बनाएगा वो, पर अब कपलिंग किसकी किसकी होगी, हम एक अरिल हालाइड ले रहे हैं और दूसरा अल्किल हालाइड ले रहे हैं। आपको ये टर्म समझ में आ रहे हैं ना अब तो, कि अरिल हालाइड क्या होता है, एक ऐसा हालाइड जहां पे बेंजीन रिंग में हैलोजन लगा होगा, और अल्किल हालाइड मतलब ऐसा हालाइड जिसके अल्किल ग्रुप में हैलोजन लगा होगा, मतलब एलिफैटिक, एलिफैटिक एरोमेटिक, समझ रहे हैं ना। एलिफैटिक को मैं अल्किल बोलता हूँ, एरोमेटिक को मैं अरीन बोलता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आना चाहिए। अगर 11वां 12वां लेक्चर है, हेलो अरीन्स का, हर दिन हेलो अरीन्स बोल रहा हूँ, है ना। ओके, तो क्या लिखे हैं, गिव्स एन अल्किल अरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम, व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। बाकी चीजें सेम है, वुड्स रिएक्शन में भी सोडियम लेते थे, ड्राई ईथर लेते थे, बस फर्क क्या था, वहां पे सिर्फ अल्किल हालाइड ही थे, तो अल्किल अल्किल का कपलिंग होकर एल्केन बनता। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रहा आपका अरिल हालाइड, ये रहा आपका एल्किल हालाइड, समझ में आ रहा है, दिस इज अल्किल हालाइड, दिस इज एरिल हालाइड, 2NaX बाहर, क्या मिलेगा, समझ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे ले लिया मिथिल क्लोराइड और यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो बन जाएगा टोल्यूइन, क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। टोल्यूइन मतलब बेंजीन रिंग में एक मिथिल ग्रुप, बेंजीन रिंग में एक मिथिल ग्रुप, ठीक है। ड्राई ईथर जरूर निकालना। ये ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे थे, याद है किसी को, यहाँ वो मत बोलना, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला था ना, कि मॉइस्चर से बचाने के लिए, यहाँ मॉइस्चर वाला तो नहीं है, ड्राई ले रहे हैं वो मॉइस्चर के लिए, क्योंकि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। नहीं, वो अलग चीज था कि जो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सोडियम, हमको पता ना सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटेरियल, तो अगर मैं, हाँ मॉइस्चर से बचाने के लिए तो ये चीज होगा। और ईथर अपन ले रहे हैं बिकॉज ये एक सॉल्वेंट हमको ऐसा चाहिए ना जो जिसमें डिसॉल्व भी हो, तो हमें पता है कि अल्किल हालाइड अरिल हालाइड इनको ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ईथर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना, ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। डन हो गया रिएक्शन। तो अब फिटिंग ने बोला कि तुमने अपना एक अलग रिएक्शन बनाया ना वुड्स के नाम से, मेरे साथ मिलके वुड्स फिटिंग भी बनाया, तो मैं अब एक फिटिंग भी बनाऊंगा। तो फिटिंग में क्या होगा सोचो, कौन बोले, एरिल एरिल जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। देखो वुड्स वाज डीलिंग ओनली विद अल्किल अल्किल, जब वुड्स और फिटिक का आपस में समझौता हुआ तो एक अल्किल और एक अरिल आया, और जब फिटिक अकेला होगा तो अरिल अरिल भी होगा, ठीक है। तो सेकंड लिखना, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, लिख लो फटाफट। एरिल हालाइड्स, अरिल हालाइड्स when treated with sodium, aryl halide when treated with sodium in dry ether
पूरा कंडीशन सेम है ना, कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। अरेल हालाइड when treated with sodium in dry ether results in the coupling of two alkyl groups, results in the coupling of two alkyl groups, results in the coupling of two alkyl group. हाँ सॉरी, टू एरिल ग्रुप, सॉरी लिख भी दिए क्या, रिजल्ट्स इन अ कपलिंग ऑफ टू अरिल ग्रुप, दो अरिल ग्रुप जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसका रिएक्शन खुद लिखो, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ले लेना, अब कोई अल्किल ग्रुप मत लेना, टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम ड्राई ईथर, दोनों बेंजीन के फिनिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ ले सकते हैं, जनरल रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइफिनिल, क्या बोलेंगे, डाइफिनिल, जो बन रहा है डाइफिनिल, क्लियर है। फिटिक याद रहेगा, तीनों रिएक्शन, वुड्स अल्किल अल्किल, फिटिक एरिल एरिल, वुड्स फिटिक अल्किल एरिल, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट लिखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी, हालांकि शो करता है बट कंडीशंस अलग लेनी पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ये कम रिएक्टिव है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देंगे इन कंपैरिजन टू हेलो अरीन्स। इसका कारण एक तो रेजोनेंस है, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड में तो क्लोरीन और उसकी डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं, हाँ तो टूटेगा नहीं, है ना। बट तब भी अगर आप जबरदस्ती कराओगे तो यू हैव टू टेक सम ड्रास्टिक कंडीशन, आपको कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेगी। एंड व्हेन आई से ड्रास्टिक कंडीशन, इट मींस टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा, प्रेशर हाई लेना पड़ेगा, हाँ एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस हमें देनी पड़ेगी टेम्परेचर और प्रेशर की, तब हम ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगी ना। देखो अल्किल हाइलाइड में क्या होता है ना, दिस इज अल्किल हाइलाइड, इन दोनों की बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, आसान है तोड़ना, वीकर देन डबल बॉन्ड, समझ रहे, डबल बॉन्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। दैट इज व्हाई जब हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमें थोड़ा सा कंडीशन ड्रास्टिक लेना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से ड्रास्टिक, हम दो चीजों की बात करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, एक तो रीजन ये हो गया, रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है जिससे आपकी बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है, यहाँ पे आपका बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, जहां कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, राइट। और यहाँ का कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2, समझ रहे ना, यहाँ पे ये कार्बन किस टाइप का हाइब्रिडाइज है, all the carbon present in benzene are sp2 hybridized, all the carbon present in benzene are sp2 hybridized, ठीक है। तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है दोनों में से, sp2 वाले में s कैरेक्टर ज्यादा है कि इस वाले में। अपन कैसे डिफाइन करते हैं s कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, राइट, sp3 के 4 ऑर्बिटल होंगे तो सबको इक्वल इक्वल में बांटेंगे अपन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे s कैरेक्टर 25% होगा और 3p को 25-25-25 करेगा तो टोटल 75% p हो जाएगा। और जब यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे अपन s कैरेक्टर, तो यहाँ 33% s कैरेक्टर है, समझ रहे हैं क्या, यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे s कैरेक्टर कम है।
और जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपनी तरफ, तो वहां भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने आप में एक नेगेटिवली चार्ज है और ये उसको रिपेल करेगा। समझ रहे हैं? थर्ड रीजन कि क्यों हेलोअरीन्स शो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड रीजन क्या है? इसके कुछ स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, देख रहे हो? एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल गलती से अगर इस तरफ से आ गया उसको रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा। तो ये भी एक कारण है कि क्यों आपका हेलोअरीन्स आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत धीरे शो करते हैं। और चौथा रीजन है, अगर मान लो जैसे तैसे हमने तोड़ भी दिया, ये क्लोरीन को हटा दिया, तो क्या बनेगा? एक फिनिल कैटायन बनेगा। जैसे हम अपने क्लोरोमीथेन से अगर X हटाते हैं तो क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है ना, आया ना? हाँ, ये क्लोरीन है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये निकलेगा तो ये बॉन्ड पेयर एक साथ में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना। तो अब फिनिल कैटायन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये अनस्टेबल रहेगा। मतलब आपने जैसे तैसे खींच तान के इसको निकाल भी दिया ना, ये तुरंत इसको फिर से पकड़ लेगा, लेकिन ये अकेले नहीं रह सकता। हाँ, इसमें रेजोनेंस होता ना अगर तो ये रह लेता अकेले, बट फिनिल कैटायन में रेजोनेंस नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो उस वजह से, क्योंकि कॉन्जुगेट सिमेट्री खत्म हो गई ना, बेंजीन तो रेजोनेंस करता है किसके पास कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेट का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक में मैं कहां बोल रहा हूं, एरोमेटिक तो स्टेबल होता है, फिनिल कैटायन स्टेबल नहीं होगा। अगर ये अपने आप में ही रेजोनेंस शो करता ना तो ये हो जाता स्टेबल, बट क्योंकि ये अकेले रह नहीं सकता, ये फिर से क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए अपन इसको अनस्टेबल बोलते हैं। मैंने कितने आपको 4 रीजन बता दिए। एक रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड बन रही है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट क्लोरीन को पहले हटाना और उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल लेगा, लेट्स से OH। समझ रहे हैं? पर तब भी हम बनाएंगे ड्रास्टिक कंडीशन में। तो पहले तो अपन ये लिखेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों हेलोअरीन्स आर less reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloalkane। क्वेश्चन आ सकता है कि why। हाँ, फुल्ली एरोमेटिक तो ये भी नहीं, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी वो 4n+2 पाई वाला इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा, ये रूल, हक्कल रूल। जो हक्कल रूल 3 पढ़ते थे ना, ये प्लेनार स्ट्रक्चर तो है ना, बट इसके पास अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको अपन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक रूल होता है हक्कल रूल में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आप उस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। ये स्ट्रक्चर प्लेनार है, ठीक है, बट इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक और चीज, ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन आप नहीं कर पाएगा। कोई भी अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड तभी कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल घूम रहा है। इट शुड कंप्लीट अ सर्कल, मतलब पूरा उसको कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे बेंजीन करता है। अगर नहीं होगा ना, जैसे अपन बेंजीन को ऐसे सर्कल से क्यों शो करते हैं अंदर, ये बोले का मतलब ही तो होता है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरा परिक्रमा लगा रहा है अंदर, अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरी परिक्रमा नहीं लगाएगा तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर ना बना के हम यहाँ पे ऐसे यू बना के छोड़ते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है तो उसके अंदर अपन ऐसा यू बना के छोड़ते हैं। आप लोग अपनी बुक ऐसे खोलोगे तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा भी दिखेगा। अगर CH और CH3 लेता था तो हटा दे, यहाँ पे CH3 है ऐसा बोल रहा है और ये हट जाएगा तो हाँ तब होगा ना, क्योंकि ये आपका फिनिल कैटायन ऐसा नहीं बनेगा, तब आपका वो एरोमेटिक ही रहेगा। ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। आपका मिथिल ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जाएगा, मतलब वो लेके नहीं जाएगा। इनफैक्ट मिथिल का कार्बोकैटायन बनेगा, तो मिथिल बाहर निकलेगा ना तो मिथिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, तो मैं एक बार और आपको इसका डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, आज यही एंड करते हैं। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है ना, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे।
चैप्टर एक थोड़ा बहुत एक छोटा टॉपिक है डाई पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अभी तक अपन एक एक ही हैलोजन लगा रहे थे ना सारे स्ट्रक्चर में, कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। आप लोग सुने सीएफसी, सुने सीएफसी? सर हम अगली बार बुक का कुछ लेक्चर टॉपिक देख के आए। मुझे बुक का एक बार सर पीडीएफ दे तो क्या पीडीएफ बना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुने ना, सीएफसी? तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल हैलोजन एटम्स है ना, क्लोरो भी है फ्लोरो भी है, तो उस टाइप के कंपाउंड्स अपन पढ़ेंगे। एक वो छोटा टॉपिक और बचा हुआ है। सर स्कूल कोऑर्डिनेशन पे कौन मैं इसके बाद वही चालू कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।